एवरीवन वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमने दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चला ही रखा है, उसमें एक पोर्शन में कवर कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस। और हम कल जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो डिस्कशन है वो कहाँ तक हो गया है, वो 1920 से 22 मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आगे जाना है हमें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रही थी महात्मा गांधी की, पहली मास मूवमेंट थी, मैंने कल भी बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। इससे आगे जाने से पहले आपको इतना समझ लेना चाहिए 22 में नॉन कोऑपरेशन चोरा चोरी इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी ने स्टॉप कर दी, ये मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी पर पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ने लगे। पॉलिटिकल प्रेशर मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी प्रेशर पड़ा कि गांधी जी ने मूवमेंट क्यों क्लोज कर दिया अचानक, या एकदम से मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया। अगला प्रेशर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पड़ने पड़ा, क्योंकि 1920 से जो 22 तक का समय गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे दिया, उससे उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस बन गए। केसेस बनने की बजाय उन्हें रेगुलर जेल जाना पड़ा और इस पीरियड ऑफ टाइम में वो ज्यादा समय जेल में गुजारा है। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं वो चेंज होने लगी। ब्रिटिशर्स ने बात करने लगे। ब्रिटिशर्स क्या बात करने लगे कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, हम आपके संविधान लेके आएंगे या आपके लिए संविधान बनाएंगे। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली कमीशन भेजनी भारत में स्टार्ट कर दी। तो जो शुरुआती कमीशन की मैं बात करूं तो 1927 की बात करता हूं। तो साइमन कमीशन की फॉर्मेशन हुई। साइमन कमीशन की फॉर्मेशन किस साल हुई, 1927। अगर मैं ये कहूं कि साइमन कमीशन इंडिया कब आई, तो साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन रीच इंडिया, मतलब ये लोग भारत आ गए। साइमन कमीशन भारत आ गई। साइमन कमीशन भारत आते ही इसका विद्रोह या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। साइमन कमीशन क्यों भारत आई थी, तो ये देखने आई थी कि भाई साइमन कमीशन ये देखने आई थी कि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसी ही बातें कर रहा था। तो ये चेक करने आई थी साइमन कमीशन कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट हुई है साइमन कमीशन की, जिसकी क्यों प्रोटेस्ट हुई है तो पहले वो बात कर लेते हैं। पहले तो ये एक ऑल वाइट कमीशन थी, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, ऑल वाइट कमीशन। मतलब इसमें जितने मेंबर थे और जो इसका चीफ था, जो इसका चेयरमैन था, सब क्या थे, वाइट थे। एक 7 मेंबर बॉडी थी। ये कितने मेंबर, 7 मेंबर बॉडी आई थी भारत में। और इस 7 बॉडी मेंबर के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। कौन थे अध्यक्ष, उनके नाम पर इस कमीशन का नाम था। तो इस कमीशन के जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। तो जो सर जॉन साइमन एक कमीशन लेके आए, 7 मेंबर बॉडी लेके आए, उसको दूसरा नाम दिया गया ऑल वाइट कमीशन। ये नाम नहीं है, बेसिकली उसे एक तरह का कमेंट किया गया है, क्योंकि सारे मेंबर क्या थे इसमें, वाइट थे, गोरे थे, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑल वाइट कमीशन। इस बॉडी का काम क्या था, 1928 में इसे भारत भेजा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो इस बॉडी का जो काम था वो ये था कि चेक करने आई थी कि वेदर इंडिया इज रेडी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या भारत संविधान के लिए तैयार है, ये चेक करने आई थी साइमन कमीशन इंडिया में। इसमें जो विद्रोह हुआ इसमें गांधी जी ने भी पार्ट लिया। साइमन कमीशन के अगेंस्ट गांधी जी ने भी कहा कि साइमन कमीशन जो कर रही है वो गलत है। लेकिन साइमन कमीशन के जो सबसे बड़े लीडर निकले इससे, जिन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया, वो स्लोगन था गो बैक साइमन। क्या स्लोगन था वो, गो बैक साइमन। और इसका गो बैक साइमन स्लोगन देने वाले थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब के एक फेमस लीडर थे लाला लाजपत राय। क्या हुआ, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी और इसी दौरान पुलिस की लाठी चार्ज में उनको डंडा लग गया और फाइनली वो उनकी डेथ का कारण भी 1 महीने बाद बना। तो साइमन कमीशन का विद्रोह गांधी जी भी कर रहे थे। हमारा टॉपिक महात्मा गांधी है तो हम उसको चीजों को छोड़ के नहीं चल सकते। तो यहां से गांधी जी ने अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, या ये कह सकते हैं दूसरा बड़ा जन आंदोलन शुरू करा। और वो जो जन आंदोलन था वो किसके रिगार्डिंग था, तो वो जन आंदोलन था किसके खिलाफ, ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ, जैसे गांधी जी पहले से करते आ रहे हैं। तो ये जो महात्मा गांधी का बड़ा आंदोलन था ये 1930 में स्टार्ट होता है और इसको नाम दिया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओबीडियंस का मतलब होता है फॉलो करना और डिसओबीडियंस का मतलब होता है फॉलो ना करना। तो इसका दूसरा नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
और ये गांधी जी का सेकेंड मास मूवमेंट था। मास मतलब लोगों का जन आंदोलन था। तो ये पहला कौन सा था, नॉन कॉपरेशन, और ये कौन सा है, सेकेंड मास मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। तो ये सेकेंड मास मूवमेंट था महात्मा गांधी का, उसका नाम दिया गया सिविल डिसोबीडियंस। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है 1930 का दांडी मार्च, जो इसी का पार्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट था। सिविल का मतलब होता है लॉ, डिसोबीडियंस मतलब फॉलो ना करना, और मूवमेंट का मतलब आंदोलन। तो सिविल मतलब लॉ को फॉलो ना करना, ऐसा कोई आंदोलन चला रहे थे। तो दांडी मार्च जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। दांडी मार्च जो है उसकी स्टार्टिंग जो है गांधी जी ने शुरुआत करी उसकी 12 ऑफ मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से शुरुआत करी। कहां से शुरुआत करी, तो इसकी शुरुआत करी उन्होंने साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम। कहां पड़ता है साबरमती आश्रम, तो ये अहमदाबाद में पड़ता है साबरमती आश्रम। यहां से गांधी जी ने यहाँ इस आंदोलन की या दांडी मार्च की शुरुआत करी। जाना कहां था गांधी जी को, टू अ स्मॉल विलेज दांडी, ये भी गुजरात में पड़ता है, दांडी विलेज जाना था। गांधी जी ने चलना कब शुरू करा, चलना शुरू करा 12 मार्च 1930 को। पहुंचे कब, 6 अप्रैल 1930 को। कहां पहुंच गए, दांडी पहुंच गए। अब दांडी क्यों जाना चाह रहे थे गांधी जी, तो दांडी में जाकर उन्हें सॉल्ट लॉ ब्रेक करना था। क्या ब्रेक करना था, सॉल्ट लॉ ब्रेक करना था, नमक का कानून ब्रेक करना था। जैसे इस आंदोलन का नाम था, मैंने बताया क्या नाम था इसका, सिविल डिसओबीडियंस, मतलब इनके बनाए गए कानूनों को नहीं मानना। तो सॉल्ट लॉ जाके ब्रेक किया गांधी जी ने। कहां पर, वो ब्रेक करा उन्होंने दांडी में। कहां से चले, तो साबरमती आश्रम से चले। जब गांधी जी दांडी पहुंच गए और उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया, तो ब्रिटिशर्स के बनाए कानून को उन्होंने तोड़ दिया। क्या था सॉल्ट लॉ, सॉल्ट ये था कि जो ब्रिटिशर्स थी उनकी मोनोपोली थी किस पे, इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब नमक बनाने में और नमक को बेचने का काम केवल ब्रिटिशर्स करते। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का ये मतलब है कि कोई और सेलर नहीं होगा। तो इनकी मोनोपोली थी उसमें, तो ये लोग बनाते भी थे और सेल भी करते थे नमक को। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड फैक्ट आ सकते हैं। तो वहां जाकर गांधी जी ने दांडी विलेज में सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आगे चलते हैं। आप जब गांधी जी की मूवमेंट को स्ट्रांग होते देखा किसने, लॉर्ड इरविन ने। किसने, लॉर्ड इरविन। ये कौन आ गया पिक्चर में, तो लॉर्ड इरविन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। वॉइस रॉय कौन होते हैं, वॉइस रॉय इंडिया में ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ऐसे मान लीजिए आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट तो रूल कर रही है, क्राउन तो रूल कर रहा है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, वो दे रहा है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और उस वक्त वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। इरविन को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि अगर ये मूवमेंट ऐसी ही चलती रही, क्योंकि वो नॉन कॉपरेशन पहले देख चुके हैं, तो इरविन को लगा कि अगर ये मूवमेंट इतनी ही स्ट्रांग चलती रही तो हमें परेशानी आने वाली है। तो इरविन ने क्या किया, गांधी जी को बुलाया फॉर अ मीटिंग, और उसको क्या नाम दिया गया, तो 1930 में क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। ये किस बारे में बात करता है, ये पैक्ट का मतलब होता है समझौता। गांधी मतलब महात्मा गांधी, इरविन मतलब लॉर्ड इरविन जो वॉइस रॉय थे, उनके बीच में समझौता हुआ। ये हुआ 1930 में, लेकिन साइन कब हुआ, क्वेश्चन आता है कब साइन हुआ, साइन इन द ईयर 1931। ये भी आपको ध्यान रखना है। मीटिंग शुरुआती तौर पे कब हुई, 1930 में हुई, लेकिन साइन कब हुई, 1931 में। जब ये साइन हुई, इस समझौते से पहले एक बात निकल के आई कि गांधी जी लॉर्ड इरविन की बात नहीं मान रहे थे और लॉर्ड इरविन गांधी जी की बात नहीं मान रहे थे। अगर हम बात करें कि गांधी इरविन पैक्ट का बेस क्या था, किस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग कर रहे थे या किस बात को लेकर इन्हें समझौता करना था, तो गांधी इरविन पैक्ट का जो बेस था, वो बेस था आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट। 1928 में साइमन कमीशन भारत आई और 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को सौंप दी। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं थे, और गांधी जी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए थे अपने 11 पॉइंट्स ऑफ महात्मा गांधी, उसे लॉर्ड इरविन मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन्होंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बात निकाली, वो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले तो इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है,
3 आरटीसी हुई हैं, एक आरटीसी नहीं हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बना दी, आरटीसी। तो कितनी हुई है, 3 हुई है। फर्स्ट आरटीसी कब हुई है, 1930 1930 में। सेकंड आरटीसी कब हुई है, सेकंड आरटीसी हुई है 1931 में। और थर्ड आरटीसी कब हुई है, वो हुई है आपकी 1932 में। अगर मैं इसके वेन्यू की बात करूं, कहां पर हुई है ये, तो ये लंदन में हुई है, इंडिया में नहीं हुई, इंडिया से बाहर हुई है, लंदन में हुई है। तब ब्रिटेन का पार्ट था लंदन, आज इंग्लैंड का पार्ट है, तो वेन्यू क्या था, लंदन ब्रिटेन। अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बन के जाती थी। तो इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, पहले वेन्यू, सेकंड है इनका ईयर, सबका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव की बात करूं, मतलब ब्रिटेन की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस टाइम वहां के क्या थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड। तो ये ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आया है, कांग्रेस की तरफ से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 1931 है, क्योंकि 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया था रिप्रेजेंटेटिव, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के कहने पर या महात्मा गांधी और उनके पैक्ट से ही ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस निकली थी। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मौका मिला गांधी जी को इसमें पार्ट लेने का। तो कौन सी वाली में पार्ट मिला है उन्हें, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर मैं बात करूं कि डिप्रेस्ड क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्रेस्ड क्लास होता है पिछड़ा हुआ वर्ग, तो डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर। कौन, बाबा साहब अंबेडकर कह लो या कह लो भीमराव अंबेडकर। तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस में गए हैं भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों अटेंड करी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अंबेडकर ने कौन सी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, तो ये अकेले बंदे हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है। अगर मैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन आया। क्या आया, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से आया, वो आया आपकी सरोजनी नायडू की तरफ से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से आया है, वो है सरोजनी नायडू। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, सेकंड 1931, 1932 थर्ड, वेन्यू था लंदन ब्रिटेन। ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो रैमसे मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी कौन सी में गए, तो सेकंड में गए। तीनों में कौन गया डिप्रेस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो भीमराव अंबेडकर। अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं, आगे हमें किस बारे में बात करनी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ निकल कर नहीं आया, मतलब फिर वही मतभेद हो गए। और मतभेद होने के कारण ना तो ब्रिटिशर्स हमारी बात मान रहे थे, ना हम ब्रिटिशर्स की बात मान रहे थे। तो बात फिर से घूम के वहीं आ जाती है कि कुछ सॉलिड निकल कर नहीं आया। अगर हम आगे बात करें तो 1932 में आए कम्युनल अवार्ड्स, मतलब कम्युनिटी वाइज डिवीजन। कम्युनिटी वाइज डिवीजन मतलब इंडिया में मतलब उनकी नीति क्या थी, अंग्रेजों की नीति थी उनकी डिवाइड एंड रूल। तो कम्युनल अवार्ड्स लेके आए। अवार्ड्स मतलब एक तरह का इन्होंने नाम दिया कि हम ये आपको दे रहे हैं, स्पेशल है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो कम्युनल अवार्ड्स आए 1932 में। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है ईयर। ये कौन लेके आया, तो ब्रिटिश पीएम लेके आए। ब्रिटिश पीएम कौन थे उस वक्त, रैमसे मैकडोनाल्ड, जैसे मैंने आप सबको बताया अभी अभी। रैमसे मैकडोनाल्ड क्या लेके आए, ये लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो बंदा जिस रिलीजन, जिस धर्म से आता है उसके लिए वोटिंग उसी धर्म के लोग करेंगे, बस ये मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। मतलब अगर हिंदू खड़ा इलेक्शन में तो हिंदू वोट करें और मुस्लिम खड़ा इलेक्शन में तो मुस्लिम वोट करें। ये सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर डिवाइड कर दिया। मुस्लिम के लिए अलग कर दिया, सिख के लिए अलग कर दिया, क्रिश्चियंस के लिए अलग कर दिया, डिप्रेस क्लास के लिए अलग कर दिया, जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उनके लिए अलग कर दिया, और इंडिया में जो यूरोपियंस रहते थे उनके लिए भी अलग कर दिया। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा डिवीजन कर दिया कि लोग आपस में एक दूसरे से बात करनी छोड़ दें। अगर हम अपने सेंस में लें तो ये इतना बड़ा डिवीजन था 1932 के कम्युनल अवार्ड्स। गांधी जी को ये चीज ठीक नहीं लगी और सबसे ज्यादा उन्हें जो चीज हर्ट करी वो थी डिप्रेस क्लास को अलग कर देना, क्योंकि डिप्रेस क्लास का अपना भी फर्दर डिवीजन बहुत ज्यादा है। एक कास्ट नहीं आती डिप्रेस क्लास में। तो गांधी जी को ये लगा इस तरह की चीज से देश और ज्यादा बट जाएगा और ब्रिटिशर्स जो है उनकी पॉलिसी काम
कट जाएगी। और वो पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। तो गांधी जी ने इसके लिए 1932 में उसी साल इनको जवाब दिया, पूना पैक्ट करा। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो है, पूना जगह है महाराष्ट्र में, और पैक्ट का मतलब आप सबको पता है, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो ये समझौता किसके बीच में हुआ है? तो ये समझौता हुआ है महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। किसके बीच में हुआ है? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी कि आप समझें कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ है? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कह सकते हैं हायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हायर क्लास को। दूसरी तरफ अगर हम बी आर अम्बेडकर की बात करें तो किसके लीडर थे? डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर से बात करी और उन्होंने एक समझौता किया। उन्होंने इस बात पर राजी हो गए कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। तो डिप्रेस क्लास को क्या देंगे? हम डिप्रेस क्लासेस को देंगे रिप्रेजेंटेशन। क्या देंगे? रिप्रेजेंटेशन। मतलब इन लोगों को खड़े होने का मौका देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे। कहां देंगे? इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा। आज के समय की बात करूं तो विधानसभा में इनके लिए सीट को रिजर्व कर देंगे, जिससे इन लोगों को या इनके लोगों की बात करने वाले लीडर को मौका मिले खड़े होने का। आज मेरा महात्मा गांधी मैं यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट क्लास मेरी 1932 के बाद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।